वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 हिस्ट्री के अपने 12th चैप्टर और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अपने सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, फैसिज्म्स इन इटली एंड नाजिम्स इन जर्मनी। सो इस चैप्टर से बेसिकली हमें सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़नी है और बाकी जितने भी टॉपिक्स है वो रिड्यूस कर दी गई है इस साल के सिलेबस से। सो जो पहला टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म्स इन द फॉलोइंग इन द रिस्पेक्टेड कंट्रीज, और दूसरा कि सिमिलैरिटीज बिटवीन मुसोलिन नाजिम्स एंड मुसोलिन फैसिज्म एंड हिटलर्स नाजिम्स। ऑलराइट, सो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लेते कि फैसिज्म और नाजिज्म आखिर है क्या। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है ना कि 1923 में इटली मुसोलिन के अंदर पूरी तरीके से एक फैसिस्ट कंट्री बन जाती है, और जो जर्मनी रहता है वहीं उसे एडोल्फ हिटलर एज एक न्यू लीडर मिलता है, और जो नेजिस्ट पार्टी रहती है वो 1933 तक एक काफ़ी पावर में आ जाती है। ठीक है, मतलब पूरे जर्मनी को वो अपने कंट्रोल में ले आती है। नेजी एक शॉर्ट नेम है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का। ठीक है, यहाँ तक जो वर्ल्ड वॉर 1 से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स थे, जो उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें हुई वो थी। अब हम देखेंगे फैसिज्म आखिर है क्या। सो जो फैसिज्म वर्ड है वो डिराइव किया गया है फैसिस्ट से, जो कि एक इटालियन लैंग्वेज है, क्योंकि फैसिस्ट इटालियन पीपल्स को कहा जाता है, और उनका जो मूवमेंट था फैसिज्म उनका जो मूवमेंट था फैसिज्म्स वो एक इटालियन लैंग्वेज ही होगा। उसका मतलब होता है बंडल ऑफ रॉड्स। ठीक है, साथ ही साथ जो फैसिज्म थी वो सिग्निफाइज करती थी यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी को। तो फैसिज्म एक इंटेंसली नेशनलिस्टिक, एंटी कम्युनिस्टिक एंड एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, जो कि बिलीव करती थी एक डिक्टेटर पे, जो उनकी कंट्री को, जो उनकी यूनियन को मतलब मिलाकर और उन्हें पावर में रखेगा। ठीक है, सो यही मतलब था फैसिज्म का। फैसिज्म क्या था? फैसिज्म एक मूवमेंट था। किसका मूवमेंट था? इंटेंसली नेशनलिस्टिक, एंटी कम्युनिस्टिक एंड एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट था वो। और वो बिलीव करते थे फैसिस्ट पीपल कि हमें एक ही डायरेक्टर चाहिए जो कि पावरफुल होना चाहिए, जो अनलिमिटेड टाइम के लिए हमारे लिए सर्वाइव कर। अब देख लेते हैं जो हमारा दूसरा मूवमेंट था वो था व्हाट इज नाजिम्स। तो नाजिम्स क्या था? नाजिम भी एक तरीके का एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। ठीक है, जो कोर ऑफ नाजिस आइडियोलॉजीज ताकि जो रेजिलिज्म को सपोर्ट करता था। सो वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है, वहाँ पर जर्मनी को गिल्टी फील करवाया जाता है। वहाँ पर जर्मनी ने खुद गिल्टी फील नहीं किया था, बल्कि उन्हें वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ ने मिलकर उन पर फोर्स किया था कि आप गिल्टी फील करो। इसीलिए जो जर्मनी थी उसे काफ़ी उस समय डिमोटिवेट किया गया था, साथ ही साथ उन्हें गिल्टी फील कराया गया था, जो कि उनको डायरेक्टली उनके ईगो पर हर्ट कर गई। और अब वो चाहते थे कि वो वर्ल्ड को डोमिनेट करे। ठीक है, वर्ल्ड को लीड करे। अब वो ये नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ जर्मनी पर लीड करें। जो नेजिस्ट थे वो चाहते थे कि हम वर्ल्ड को डोमिनेट करें इस चीज़ में। तो इसी से नाजिम्स बना था। सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कब नाजिम्स, कब फैसिज्म बना था, कब नाजिज्म बना था, आखिर फैसिज्म क्यों बना था, नाजिज्म क्यों बना था। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है उस पर। सो पहला टॉपिक क्या था? कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म्स। तो देखते हैं कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म्स। सो पहला कॉज था वो था डिससेटिस्फैक्शन विद द पीस ऑफ टेरिटरीज। यहाँ पर क्या होता है, इटली जो कि पिछला वर्ल्ड वॉर, मतलब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो जीत कर आई हुई थी अलायंस के साथ। ठीक है, और उनका मेन मोटिव था अलायंस से जुड़ने का, सिर्फ एक ही मोटिव था कि उन्हें काफ़ी सारे जो टेरिटरीज मिलेगी, जिससे जो इटली है वो अपने आप को एक्सपैंड करके एक बड़े से लैंडमास को कवर करके उसे रूल करेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। अलायंस जीती, पर उन्हें उतने क्या बोलते हैं, एज अ वॉर करने पर उन्हें कुछ ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं इटली को, जिससे उन्हें काफ़ी दुख हुआ, काफ़ी ठेस पहुंचा। इसलिए उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया जिसका नाम था फैसिज्म। ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है, यहाँ पर होता है ना कि अब वॉर हुआ है तो भैया सभी देशों ने पैसे तो लगाए होंगे उस पर, इतने सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं, गन्स लगती है, टैंक लगता है, जितना भी वॉर में आप सभी जानते हो जो इक्विपमेंट्स यूज़ में आते हैं वो सभी कंट्रीज ने खुद के वहाँ पर लेके कर गया। और वर्ल्ड वॉर कितना बड़ा वॉर था कि जो इटली थी वो पूरी तरीके से उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन था पूरा बर्बाद हो गया था। और वर्ल्ड वॉर 1 जीतने के बाद भी उन्हें कोई फाइनेंशियल हेल्प मिला ही नहीं, जिससे कि वो जो भी अपने जो लॉसेस हुए थे उसको वो भरपाई कर पाए। यहाँ तक कि उन्होंने जीत के लिए जो एक
ट्रेटी के अकॉर्डिंग जो लिखा था कि काफ़ी सारे टेरिटरीज मिलेगी, वो भी नहीं मिला। सो जो इटली का जो इकोनॉमिकल कंडीशन था वो भी काफ़ी ख़राब था, मतलब इतना ख़राब था कि मतलब क्या कह रहे, मतलब सबसे उस समय उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मतलब खाने और जो डेली के यूजेस के जो सामान होते हैं वो भी वहाँ के नॉर्मल पीपल नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि उसकी जो रेट्स थी वो बहुत ही हाई कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं था। तो इकोनॉमिकल फैक्टर एक काफ़ी बड़ा रीज़न था फैसिज्म को इंक्रीज़ करने का इटली में। क्योंकि अगर जब बात अगर देश के लोगों पर आ जाती है, उनके घर द्वार पर, और जो एक घर का जो एक लीडर होता है, देश का नहीं घर का लीडर, और उसके अगर परिवार को अगर तकलीफ हो रही है, सो जाहिर सी बात है वो आदमी भड़केगा ही। इसीलिए फैसिज्म को काफ़ी सपोर्ट मिला आपके इटली में, और फैसिज्म जो है इतना इंक्रीज़ हुआ। सो अब देख लेंगे हम जो अगला कॉज हमारा है वो है इनएफिशिएंट एंड करप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट थे उस समय के वो भी काफ़ी करप्टेड गवर्नमेंट थे। मतलब जो भी वॉर से मान लो कुछ भी थोड़ा बहुत जो वॉर जीतने के बाद अगर एक गवर्नमेंट को अगर दिया गया था, सो वो गवर्नमेंट क्या करे थे, अपने अंदर तक ही रख ली थी। जैसे आज भारत में जितने करप्टेड ऑफिसर है, अगर मान लो प्रधानमंत्री योजना से अगर कोई भी योजना अगर होती है, तो वहाँ से अगर मान लो 100 रुपये आते हैं नीचे काम करने को, सो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचते पहुँचते वो 30 रुपये हो जाएंगे। और स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको नीचे और भेजता है आपके एक डिस्ट्रिक्ट तक में, वहाँ पर आते हैं तो कम से कम वो 10 रुपये तक हो जाएंगे। सो ये कंडीशन थी, जो वहाँ के गवर्नमेंट थे वो करप्टेड थे। इसीलिए जो जाहिर सी बात है कि जो इटली के पीपल्स थे वो चाहते थे कि हमें एक ही डिक्टेटरशिप चाहिए, एक ही डिक्टेटर चाहिए जो हमें लॉन्ग लाइन टाइम तक हमें रूल करे, ठीक है, वही रूल करे, और हम उनके साथ ही जो फैसिज्म मूवमेंट हमने बनाया है उसे आगे बढ़ाएंगे और फॉलो करेंगे। एक बार जो वहाँ के लीडर थे, जिस एक लीडर वो बनाना चाहती थी जो इटली, वो था मुसलिन। मुसलिन को ड्यूक कहते थे, जिसका मतलब होता है लीडर, ठीक है। सो अगर फैसिज्म को किसी ने अगर लीड किया था तो वो एक ही डिक्टेटर था उनका, और उनका नाम था मुसलिन। और वो मुसलिन को ही चाहते थे कि हम मतलब जो इटालियंस पीपल थे, फैसिस्ट जो थे, वो मुसलिन को एज अ डिक्टेटर अपने कंट्री के लिए चाहते थे। सो ठीक है, सो हमने देख लिया कॉज ऑफ फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म। अब हम देखेंगे कॉज फॉर द राइज ऑफ नेज़िम। सो सेम कॉजेज है यहाँ पर भी। पहला कॉज डिससेटिस्फैक्शन विद द पीस एंड ट्रेटीज। क्या होता है, वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी तो वॉर हार चुकी होती है, और साथ ही साथ एक कंट्री जो वॉर हार गया है उस पर अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जो बना था, जो आप ये वर्ल्ड वॉर वन में आपने पढ़ रखा है, कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी बर्बादी हुई है, और वर्ल्ड वॉर का जो कारण है वो वो सिर्फ जर्मनी है। सो जर्मनी पे काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, उनके सारे प्रोविंशियल प्लेसेस पर कब्जा कर लिया गया था, जो भी रिच मिनरल्स एरियाज थी उन पर कब्जे कर लिया गया था 10-15 सालों के लिए, ताकि जिससे अगर जो भी उस चीज़ से अगर प्रॉफिट होता है सो वो सामने वाली कंट्री रखेगी और आपको काम करना होगा उनके लिए, ठीक है। तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस जर्मनी पर लगा दी गई थी। सो ये नाजिम्स का जो क्या बोलते हैं, नाजिम मूवमेंट का जो मेन कॉज कहते हैं, अब ये भी था। और साथ ही साथ यही मेन कॉज था वर्ल्ड वॉर टू का भी। आगे जो अगला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड वॉर टू, सो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी जानने को। मतलब ये वर्ल्ड वॉर वन, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, और वर्ल्ड वॉर टू, आप इसे एक यूनिट की तरह ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर देख लेते हैं। जर्मनी को काफ़ी बहुत बड़ा वॉर इंडेमनिटी पे करना पड़ा था, करीबन $33 मिलियन डॉलर्स का वो था, ठीक है, यूएस डॉलर में उन्हें पे करना था। साथ ही जर्मनी वॉर हार गई थी, वो खुद लॉस में चल रही थी, उनकी खुद हालत कंडीशन ख़राब थी, और उन्हें पूरे वर्ल्ड को $33 बिलियन का एक फ़ाइन पे करना था, जो उन्हें काफ़ी 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 महंगा पड़ा। साथ ही साथ जितने भी एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, साथ ही उनके जो मेन एरियाज थी उन पर कब्जा कर लिया गया था, इसलिए बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, उनसे काम छीने जा चुके थे। इसलिए नाजिस पार्टी को बनाया गया उनके हक को वापस लेने के लिए, चाहे वो लड़ कर ले वो, या फिर एक मूवमेंट ना कर ले, पर उन्हें उनका जो हक था वो उन्हें चाहिए था, ठीक है। सेम यहाँ पर भी गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा रोल निभाती है। गवर्नमेंट भी यहाँ पर काफ़ी करप्टेड थी, जिससे जो भी चीज़ें गवर्नमेंट को पीपल मतलब पब्लिक में जो बांटना होता था वो आपस में ही रख लेते थे, सेम फैसिज्म की तरह। तो जो फैसिज्म मैंने समझाया था, सो ये जो 3 पॉइंट थी वो तीनों ही पॉइंट कॉमन है सभी चीज़ों में। साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे कि जो नाजिम्स है वो लीड किया गया था एडोल्फ हिटलर, जो कि उस समय के जर्मनी के जो लीडर थे,
ग्रेट लीडर आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू जर्मनी। सो यही थे कॉजेज़ फॉर द राइज ऑफ नाजिम्स और फैसिज्म्स। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक्स है, दोनों ही टॉपिक जो है छोटी छोटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, वो है कि सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फैसिस्ट एंड नाजीज। तो जो लास्ट टॉपिक है वीडियो का वो है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन फैसिस्ट एंड नाजीज आइडियोलॉजीज। तो जो सबसे पहला सिमिलैरिटी था वो था एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म ऑफ फैसिज्म एंड नाजिम्स। यहाँ पर क्या था कि जो फैसिस्ट और नाजिज जो दोनों ही थे उनको एक मिथ में रखा जाता था, मतलब दोनों ही के जो लीडर थे वो उनकी ही बातों पर चलते थे, ताकि वो कुछ भी बोल दे, मतलब कुछ भी बोल दे वही सही है। जैसे कि मान लो पहला था कि जो हमेशा लीडर ही सही होगा, जो इंटरनेशनल पीस है वो एक कावर्ड ड्रीम है, ठीक है, वो कभी नहीं हो सकता, इंटरनेशनल पीस कभी नहीं हो सकता। जो हम हैं आप ही के लीडर हैं, हम जो कहेंगे वही सही होगा। दूसरा, इम्परलिज्म इज द इंटरनल लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है, इम्परलिज्म इंटरनल लॉ ऑफ लाइफ है। हिटलर बिलीव करते थे कि जो जर्मन है वो वर्ल्ड को रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड को रूल करने के लिए पैदा हुए और हम ही जो है अगले वर्ल्ड के डिक्टेटर है, मतलब हम वर्ल्ड को रूल करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक टाइम पे इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड को रूल किया था, उसी समय से उस समय जर्मनी जो थी वो चाहती थी कि हम वर्ल्ड को रूल करें। सो दूसरा जो सिमिलैरिटी है वो है नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वन पार्टी और वन मैन रूल। फैसिज्म और नेजिज्म दोनों का ही मतलब एक था कि हमें एक डिक्टेटर चाहिए जो हमें लाइफ लॉन्ग तक रूल करे, हमें भी और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को भी। और जो इटली का बने या जर्मनी, सो वो अलग बात हो गई, पर जो भी बनेगा वो वर्ल्ड को लीड करेगा एक लंबे पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और साथ ही साथ उस एरिया को भी वो रूल करेगा, ठीक है। तो दोनों का जो ये सिमिलरिटी थी वो दोनों, दूसरी पॉइंट ये थी, और दोनों ही जो थे, दोनों ही फैसिज्म, फैसिस्ट और नेसिस्ट पीपल, नेजी पीपल थे, वो दोनों ही जो अपने जो लीडर्स थे उनको एक भगवान की तरह मानते थे, मुसेलिनी और हिटलर को, ठीक है। थर्ड जो सिमिलरिटी है वो है एग्रेसिव नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिस्टिक पॉलिटिक्स। हाँ, अब जो फैसिस्ट और नेजिस्ट पीपल थे, जो इटली के जो पीपल और जर्मनी के जो पीपल थे, वो सब एकदम अहिंसा पर चल रहे थे, ठीक है। एक तरीके से कह सकते कि उन्हें भड़का दिया गया था कि अगर हमें राज करना है तो हमें या तो मरना होगा या मारना होगा, ठीक है। वो हर वक्त एक जोश में रहते थे, अलग ही जोश में रहते थे, इसीलिए यही जो था उनका कॉज बन गया वर्ल्ड वॉर 2 के लिए भी, ठीक है। एक तो जर्मनी को इतनी बुरी तरीके से सताया गया सभी देश के द्वारा, तो जाहिर सी बात उसकी जो पीपल है वो आगे उनके जो कंट्रीमेंस है, जो भी उनके नागरिक है, वो गुस्सा होंगे ही आगे जाकर, और साथ ही साथ उन्होंने हर जगह पर अपने एग्रेसिव रूप दिखाया, जिससे वर्ल्ड वॉर 2 लेड हुआ, यह आप कह सकते हो। ऑलराइट, हम अगला सिमिलैरिटी ये कह सकते हैं कि दोनों ही जो थे वो रेशियल सुपीरियरिटी पर बिलीव करते थे। ऑलराइट, सो ये थी कुछ सिमिलैरिटीज बिटवीन नेजिज्म एंड फैसिज्म आइडियोलॉजीज। सो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक अगर क्विक रिप्ले की बात करी जाए तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले जाना कि फैसिज्म और नेजिज्म क्या है, जो कि सिलेबस में नहीं था, पर आपको आगे समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी था। फिर जो हमारे सिलेबस में था वो था कॉजेज ऑफ राइज ऑफ फैसिज्म एंड नेजिज्म, जिन्हें हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था सिमिलरिटीज बिटवीन फैसिस्ट एंड नेजिज, जो आइडियोलॉजी जो भी हमने करा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।